नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं खबर रफ्तार से, लेकिन खबर होती है विस्तार से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क एक बार फिर से चर्चाओं में थे और इस बार इस चर्चा की बड़ी वजह है उनका चीनी हमशक्ल, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो पर एलन मस्क की तरफ से अब प्रतिक्रिया भी दी गई है। देखिए। अक्सर प्रसिद्ध लोगों के हमशक्ल निकल ही आते हैं। आज तक आपने सुना होगा या देखा होगा फिल्मी हस्तियों के हमशक्ल को, लेकिन अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का भी हमशक्ल सामने आ गया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक हूबहू एलन मस्क जैसा दिखाई देता है और खुद को एलन मस्क कहकर ही इंट्रोड्यूस करता है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने अपने इस चीनी हमशक्ल से मिलने की बात कही है। दरअसल एलन मस्क के चीनी हमशक्ल को लेकर एक ट्विटर यूजर ने उनसे एक सवाल पूछा, जिस पर एलन मस्क ने जवाब दिया कि वो अपने चीनी हमशक्ल से मिलना चाहेंगे अगर वो रियल है तो। उन्होंने कहा कि आजकल वक्त बदल गया है और लोग इफेक्ट लगाकर नकली चेहरे भी बना लेते हैं। अब देखना होगा असली और नकली दोनों एलन मस्क एक साथ कब सामने आते हैं। गौरतलब है कि एलन मस्क का यह हमशक्ल चीन का रहने वाला है। एलन मस्क आए दिन चर्चाओं में रहते हैं और अब वो किसी फिल्मी हस्ती की तरह चर्चाओं में हैं, क्योंकि अब उनका बॉडी डबल यानी कि हमशक्ल धमाल मचा रहा है। इंटरनेट की दुनिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान दहल उठा है। एक बार फिर से पाकिस्तान में धमाका हुआ है। धमाका इस बार कराची में हुआ है और ये जो धमाका है उसने सरकार को हिला दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से हाल ही में ह्यूमन बम की वजह से हुए धमाके को लेकर बड़ी बात कही गई थी। कहा गया था अब पाकिस्तान सुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान कितना सुरक्षित है? हाल ही में पाकिस्तान में एक ह्यूमन बम फटने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से आतंक के खिलाफ मुहिम चलाने के दावे किए गए थे। कहा यहाँ तक गया था कि अब पाकिस्तान से आतंक का खात्मा होगा, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान में एक और आतंकी हमला हुआ है और इस बार हमला हुआ है पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में। कराची के सदर इलाके में एक बेकरी के पास आईईडी ब्लास्ट किया गया। विस्फोट बेहद खतरनाक रहा। एक नागरिक की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धमाका इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई। इसके अलावा आसपास की इमारतें, अपार्टमेंट, दुकानें और कारें तक हिल गई और इनके शीशे टूट गए। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। अब देखना होगा कब तक कोई आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है। हालांकि हाल ही में हुए मानव बम हमले की जिम्मेदारी बलूच संगठन ने ली थी। और अब एक बार फिर से बलूच संगठन पर ही सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। माना यही जा रहा है कि इस आतंकी हमले के पीछे भी बलूचिस्तान के लोग होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के कई ऐसे संगठन हैं जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान में कई बार धमाके कर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कभी राजनीतिक संकट तो कभी आर्थिक संकट। पाकिस्तान पर आजकल संकट के बादल एक बार फिर छाए हुए हैं। अब पाकिस्तान में आर्थिक संकट दस्तक दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया अपने निचले स्तर को छू रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद भी आर्थिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान का रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। गुरुवार को पाकिस्तानी रुपए की कीमत एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 192 रुपए हो गई। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरी है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान में लगातार आयात बढ़ रहा है और निर्यात में कमी आ रही है। यही वजह है कि रुपए की कीमत घट रही है। जुलाई से अप्रैल तक पाकिस्तान का व्यापारिक घाटा 39 अरब डॉलर हो गया। जानकारों का कहना है कि डॉलर की तेजी की वजह से रुपयों ने लोगों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईएमएफ से मदद नहीं मिल रही, मित्र देशों से समय पर सहायता नहीं मिल रही और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार भी घट रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मुद्रा संकट का काल आ गया है। नई सरकार बनने के बावजूद पाकिस्तान में आर्थिक संकट बढ़ रहा है। यहाँ विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है।
तो पाकिस्तान में सरकार बदली है, हालात नहीं बदले। इमरान खान कई देशों से लोन मांग चुके थे और पाकिस्तान के आर्थिक हालात को बेहतर बनाने के लिए उनकी तरफ से कई कदम उठाए गए थे। सरकार बदली, उम्मीद ये जगी कि शायद पाकिस्तान के हालात सुधरेंगे, लेकिन पाकिस्तानी रुपया अभी तक के अपने निचले स्तर पर जा पहुंचा है। खबरों में आगे बढ़ते गए, अब हम बात करेंगे फिनलैंड की। फिनलैंड नाटो में शामिल होने वाला है और जैसे ही ये ऐलान सामने आया तभी से रूस तिलमिला उठा है। इतना ही नहीं, फिनलैंड के ऐलान के बाद बिना देरी के रूस की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। ये बड़ी चेतावनी क्या है, देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में। पूर्वी यूरोपीय देश फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान से रूस गुस्से से लाल हो गया है। रूस की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिनलैंड के ऐलान के चंद घंटे में ही क्रेमलिन ने बयान जारी कर चेतावनी दे दी। बयान में कहा गया कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस के लिए सीधा खतरा है। इतना ही नहीं, रूस ने इसके जवाब में कार्रवाई की भी धमकी दी। ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध के जमाने से ही फिनलैंड ने तटस्थता बनाए रखी, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण और तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री सना मरीन ने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया। रूसी सरकार के मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन रूसी सीमाओं के करीब अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए क्या खास कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही रूसी सीमाओं के पास नाटो के विस्तार के जवाब में पश्चिमी हिस्से में देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नाटो और अमेरिका, ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पर रूस की कभी बनी नहीं है, हमेशा ठनी है। नाटो के देशों से रूस हमेशा से खार खाता रहा है और अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो फिनलैंड की जमीन का इस्तेमाल नाटो सेनाएं कर सकती है रशिया के खिलाफ, क्योंकि रूस और फिनलैंड के बीच 1300 किलोमीटर की सीमाएं आपस में सटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में अब चिंतन हो रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त उदयपुर में हैं और कांग्रेस में नई जान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। इस चिंतन शिविर में सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी। देखिए रिपोर्ट। उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने खूब जोरदार स्वागत किया था। कांग्रेस का 3 दिन का ये चिंतन शिविर काफी सुर्खियों में है, जो कि अब शुरू हो चुका है। राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन की यात्रा कर उदयपुर पहुंचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के 74 नेता भी मौजूद थे। चेतक एक्सप्रेस ट्रेन में राहुल गांधी सहित सभी नेताओं के लिए 2 डब्बे पहले से ही रिजर्व किए गए थे। राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सराय रोहिला से लेकर उदयपुर तक कई जगहों पर खूब स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और समस्याओं को भी सुना। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर त्योहार जैसा माहौल था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन से चिंतन शिविर की शुरुआत होने का कार्यक्रम था। 13 मई की सुबह से ही 400 से ज्यादा प्रतिनिधि और नेता चिंतन शिविर पहुंच चुके थे। इस कार्यक्रम के जरिए देश के वर्तमान हालातों को लेकर जनता के सामने कांग्रेस नेताओं की ओर से बातें रखी जाएंगी। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इस चिंतन शिविर का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी उदयपुर पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने राजस्व अधिकारी की हत्या कर दी है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में रोष है और अब वो न्याय की मांग कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम चाहते हैं। देखिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की दहशत नजर आई है। यहाँ बडगाम में आतंकियों ने तहसील कार्यालय के अंदर घुसकर राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी। आतंकियों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल भट्ट ने दम तोड़ दिया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद क्षेत्र के लोग आक्रोश में हैं, जिसके चलते लोगों ने श्रीनगर हाईवे जाम कर दिया। लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी मांगी जा रही है। वहीं ये प्रदर्शन उग्र न हो, इसके लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद दिखी, लेकिन लोग फिर भी सड़क से हटे नहीं। बहरहाल राहुल भट्ट की हत्या के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। जब तक इनका गजवाए हिंद ये नारा इनका खत्म नहीं होगा, तब तक कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर नहीं जाना चाहिए। गन देना चाहिए ताकि वो कश्मीरी मुसलमान जो भी आतंकवादी फैला रहे हैं उनका मुकाबला कर पाए। एक और बेगुनाह की जान गई है। लोग अब सकते में हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं,
भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर रेवाड़ी में युवाओं की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई। रेवाड़ी में सैकड़ों की संख्या में बाइकों पर सवार होकर अहीर कॉलेज से लेकर रिजांगला तक तमाम युवक नजर आए हैं। यहां पर बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। देखिए। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर गुरुग्राम के खिड़की टोला टोल प्लाजा के नजदीक अहीर रेजिमेंट बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 15 मई को धरना स्थल पर होने वाले शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति की ओर से रेवाड़ी में एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली अहीर कॉलेज से शुरू होकर शहर के सर्कुलर रोड से होते हुए रिजांगला पार्क पर संपन्न हुई। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने बाइकों पर अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, हम इसे लेकर रहेंगे, इस तरह के नारे लगाते हुए रैली निकाली कि सेना में कुमाऊं, गढ़वाल, सिख, जट, राजपूत आदि रेजिमेंट बन सकती है तो फिर अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती। ये हमारे सभी युवा साथियों ने जो कि अहीर कॉलेज से हैं, साथियों ने मिलकर यह आश्वासन दिया और यह आह्वान किया कि एक यात्रा निकाली जाए जो कि 12 तारीख को जो आज निकाली गई है। ये यात्रा अहीर कॉलेज से लेकर रेजांगला स्मारक तक निकाली गई है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अब युवा चुपचाप नहीं बैठेंगे, बल्कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। तो जनभावना से जुड़ी इस मांग को लेकर कई राजनीतिक दलों की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से भी अहीर रेजिमेंट की मांग का समर्थन किया गया है। देखना होगा इसको लेकर सरकार इस मामले पर कब तक संज्ञान लेती है और प्रशासन का क्या रुख रहता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लिव इन रिलेशनशिप टूटने से एक प्रेमी इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला बोल दिया। घटना बहादुरगढ़ की है। आखिर आरोपी ने ऐसा क्यों किया, रिपोर्ट में देखिए। बहादुरगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप टूटने से नाराज एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस हमले में प्रेमिका गंभीर रूप से घायल है, जिसे बहादुरगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला बहादुरगढ़ के मेन बाजार का बताया गया है। यहाँ राजबाला नाम की एक महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है। देर शाम वो ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। अचानक से उसका प्रेमी सोनू वहाँ पर पहुँच जाता है। ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर वो एक के बाद एक हमले कर देता है। राजबाला ने अपने प्रेमी को बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। सोनू नाम के आरोपी ने अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर बर्फ तोड़ने वाले सुए से एक के बाद एक राजबाला पर कई वार किए थे। राजबाला के कंधे, गर्दन, छाती और पेट में आधा दर्जन से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं। राजबाला को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घायल राजबाला ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। वहीं पुलिस ने घायल राजबाला के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी सोनू मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और देखना होगा आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक कार्रवाई की। दरअसल फरीदाबाद की जीवन नगर गोची इलाके में एक क्लिनिक पर छापा मारा गया और यहां पर अवैध रूप से बेची जा रही नशीली दवाइयों की खेप बरामद हुई है। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक क्लिनिक पर छापेमारी की है, जिसमें टीम को भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि जीवन नगर गौंची में अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसके बाद यहां छापा मारा गया और प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गयी। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जीवन नगर में एक दुकान में नशीली दवाएं और इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। जो गुप्त सूचना के आधार पर हमने डीसीओ को साथ लेकर कार्रवाई की है, जो कार्रवाई पुलिस कर रही है। यहाँ करीब 600-700 के लगभग अभी काउंटिंग हो रही है, कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दवाइयों की गिनती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस इसमें आगे की उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि ये नशीली दवाइयां एक महिला बेच रही थी, जिसका पति पहले से ही नशे का कारोबार करने के आरोप में जेल में बंद है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं। हरियाणा एसीबी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और देखना होगा इस मामले में जांच में और आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला शहर के सुषमा स्वराज बस स्टैंड पर लावारिस बैग मिला, अफरा तफरी मच गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस टीमें अंबाला शहर के बस स्टैंड पहुंची। मौके पर बम स्क्वाड, स्निफर डॉग और फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया। रिपोर्ट देखिए।
करनाल में 4 आतंकियों के गिरफ्तार होने और मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर में आतंकी हमले के बाद अम्बाला शहर के सुषमा स्वराज बस स्टैंड पर लावारिस बैग मिलने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया था। सुषमा स्वराज बस स्टैंड के पिछले हिस्से में एक काले रंग के लावारिस बैग की सूचना मिलते ही बस स्टैंड को खाली करवा दिया गया था। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। साथ ही बम निरोधक दस्ता, स्निफर डॉग, फायर ब्रिगेड और आईडी डिफ्यूजल की टीम भी पहुंची थी। और वहीं बम स्क्वाड की टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर रघुवीर ने बताया कि बैग में नकली आईडी रखा गया था, जिसे नकली डेनोटेटर माना जा सकता है। इसे किसी की शरारत या मॉक ड्रिल भी कहा जा सकता है। वहीं डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों करनाल और दूसरी जगहों पर हुए आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर हमने ये मॉक ड्रिल की थी। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने ये भी बताया कि मौके पर डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और सभी संसाधन जुटाए गए थे, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि अगर अम्बाला में ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो हम उस स्थिति को कितनी देर तक सुलझा पाते हैं। तो ये मॉक ड्रिल की गई और प्रयास ये जानने का किया गया कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कितनी फुर्ती के साथ प्रशासनिक अमला हरकत में आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशे पर लगाम कसने के लिए सिरसा पुलिस ने कमर कस ली है। अब नशे के जरिए प्रॉपर्टी बनाने वाले तस्करों पर सिरसा पुलिस ने सख्ती से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अब इसको लेकर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सिरसा में पिछले काफी समय से नशे ने अपने पैर पसार लिए हैं। हालांकि सिरसा पुलिस नशे पर लगाम कसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद सिरसा में नशा पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ अब पुलिस ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। पहले एलनाबाद खंड के गांव मलेका में सिरसा पुलिस ने एक नशे के सौदागर की करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की थी, जिसके बाद सिरसा जिले में नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस ने डब्बाली हल्के के गांव पन्नीवाला मोरिका के एक नशा तस्कर की करीब 2 करोड़ 82 लाख की प्रॉपर्टी सीज कर ली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है और हमारी खुद का एक समीक्षा सेल बना हुआ है जो हर फाइल को देखता है ताकि इनको सजा हो, तो वो भी हमारा प्रयास है। और साथ ही एक जो भी अगर नशा तस्कर है तो नशे को हमारा प्रयास है कि बिल्कुल डिटरेंस हो जाए, कोई नशा बेचने का सोचे भी ना। फिलहाल सिरसा पुलिस का नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान जारी है। तो सिरसा में अब नशा तस्करों की खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से अब कमर कस ली गई है। अब हम बात करने वाले हैं सोनीपत की, जहां पर की नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी है। हादसा भयंकर रहा, देखिए। सोनीपत की नेशनल हाईवे 44 पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़ के नजदीक स्कूल के सामने ही स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। स्कूल बस में लगभग 30 बच्चे सवार थे, जिनकी बाल जान बची है, लेकिन हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई गई। सभी का इलाज एक निजी अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेते हुए ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ फिलहाल जारी है। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहा था और आगे स्कूल की बस खड़ी थी। स्कूल के गेट के पास बिल्कुल हम खड़े थे और आगे बस खड़ी थी। बस से एकदम आगे से आवाज़ आई, एक ट्रक आया और ट्रक ने स्कूल की बस को टक्कर मारते हुए बस एकदम ऐसे साइड में हो गई और पीछे फिर हमारी गाड़ी की टक्कर मारी और ट्रक की स्पीड कम से कम 60-70 के आसपास होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। अब देखना होगा कि इस हादसे में क्या ट्रक चालक की कोई लापरवाही थी या फिर ये हादसा महज एक हादसा था। सड़क हादसों में अक्सर देखा जाता है लापरवाही किसी की होती है, खामियाजा कोई भुगतता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजिलेंस ने 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए जिला न्यायवादी को गिरफ्त में लिया है। देखिए। जब न्यायपालिका के रखवाले ही अन्याय की राह पर चल पड़े तो फिर न्याय की रक्षा कौन करेगा। कुछ ऐसा ही वाकया हिसार में घटित हुआ, जहां स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने हिसार के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिला न्यायवादी महेंद्र पाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दरअसल उक्त अधिकारी पुलिस कर्मचारी एएसआई सुभाष चंद्र से फाइल पर साइन करने के एवज में 2500 रुपए की मांग कर रहा था। ऐसे में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने इस अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ महेंद्र खिच्चड़ डीए है, जिला न्यायवादी है, जो चालान टू कोर्ट करने के एवज में पैसे मांग रहा है। तो उस पे हमने वहाँ जाके रेड की और इनको अरेंड हमने
2,500 रुपये लेते पकड़ा है। दावे कुछ भी हो, मगर सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी का सिलसिला न पहले कभी थमा और न ही फिलहाल थमता नजर आता है, जिसका उदाहरण सबके सामने है। अब देखना ये होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है। विजिलेंस की इस एक कार्रवाई के बाद उम्मीद ये जगी है कि सरकारी महकमों में कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा, क्योंकि ये कार्रवाई एक ऐसी मिसाल है जो ये बताती है कि रिश्वत लेना महंगा पड़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक नशेड़ी बेटे ने अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या की है। ये मामला क्या है आपको दिखाते हैं 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में। यूं तो हरियाणा में लगातार वारदातों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस के लिए वारदातें एक चुनौती बन चुकी हैं, लेकिन कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जिस पर पुलिस का या कानून का कोई बस भी नहीं है। जी हाँ, ऐसी एक वारदात फरीदाबाद से सामने आई है। ये वारदात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं होगा। दरअसल फरीदाबाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। जानकारी है कि बेटा नशेड़ी था। ये युवक नशे खूब किया करता था और किसी की एक ना सुनता था। नशे के आदि युवक ने अपने बुजुर्ग माता पिता की कैंची मारकर बेरहमी से हत्या की है। हालत में आया था, अपने माँ बापों से पहले लड़ाई झगड़ा करा था और गेट के तीनों गेटों में ताला लगा के जब बड़ी बेरहमी के साथ कैंची के साथ उसने माँ बापों की हत्या करी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में देखना होगा कि आरोपी बेटे के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि सीधा सीधा हत्या का ही मामला है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस घटना के बाद लोग सत्ते में आ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मशाला पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वर्ग की कार्यकारिणी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तेजस्वी मौजूद रखेंगे। तो वहीं 3 दिन तक ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों हिमाचल के तूफानी दौरों पर है। इससे पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर थे। कांगड़ा में उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया था। इस बड़े कार्यक्रम के जरिए अपनी बातों को हिमाचल की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मशाला पहुंचे। जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने खूब जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रोड शो भी किया। रोड शो में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया, मुलाकात भी की। इसके साथ ही भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय शिविर का भी शुभारंभ जेपी नड्डा ने कर दिया है। जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते नजर आए। जगत प्रकाश नड्डा धर्मशाला पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वर्ग की कार्यकारिणी का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कई बातें कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वर्ग की कार्यकारिणी 3 दिन तक चलने वाली है। हिमाचल में इसी साल चुनाव होने हैं और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। दिग्गजों के दौरे अब हिमाचल में बढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई अहम मुद्दों को लेकर खास जानकारियां दी हैं। ये खास जानकारियां क्या है वो आपको दिखाते हैं 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कई मुद्दों पर जानकारी दी है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 15 मई को यमुनानगर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आ रहे हैं। यमुनानगर में हरियाणा प्रगति रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद संबोधित करेंगे। ये रैली काफी महत्वपूर्ण है। विकास की घोषणाएं इस रैली में सुनाई देंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़ी सौगातें भी हरियाणा को दे सकते हैं। पिछली बार की रैली में यमुनानगर जिले के 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, जो तमाम घोषणाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी भी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है। इसके साथ ये भी बताया गया कि विकास के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। पहले की गई घोषणाओं को भी पूरा किया जा चुका है। अब 15 मई को नई घोषणाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं। आम लोगों में भी इस रैली को लेकर भारी उत्साह है। यमुनानगर के इतिहास में सबसे बड़ी रैली होने का यह दावा किया गया। कंवरपाल गुर्जर की तरफ से खास जानकारी ये दी गई है कि हरियाणा को कई बड़ी सौगात प्रगति रैली के माध्यम से मिलने वाली है।
इसी के साथ ही 1 मिनट पूरी रिपोर्ट हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा की हिमाचल का नंबर 1 न्यूज चैनल खबरें अभी तक। जय हिंद।